आज हम बात करेंगे टाटा केमिकल की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। लेकिन एनालिसिस करने से पहले कुछ बातें बता दूं आपको। मैंने इसकी एनालिसिस की है, उसको एनालिसिस करने के बाद मैंने एक पेपर पे नोट डाउन किया है, क्योंकि नंबर्स किसी को याद नहीं रहते। ठीक है, उस पेपर में नोट डाउन करने के बाद मैंने ये पेपर जो है यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा नीचे देख के बात करूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो उसके लिए अभी से सॉरी। दैन वीडियो को स्टार्ट कर दे, अपना टाइम वेस्ट करें, नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, टाटा केमिकल की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियली देखें तो स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन देखें तो अफोर्डेबल है, और टेक्निकली देखें तो न्यूट्रल है। और मार्केट कैप की बात करें तो 29,940 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और वहीं बात करें डिविडेंड कितना देता है, तो एक साल में 1.49% का हम जैसे लोगों को डिविडेंड दे देता है ये। और वहीं बात करें ROE, तो ईयर ऑन ईयर बताऊँ तो 11.74% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है इसका ROE। ठीक है, और बात करेंगे प्रमोटर्स के पास कितना, तो प्रमोटर्स के पास 37.98% है, और पब्लिक के पास 27.48% है, और एफ के पास 14.7% है, और म्यूचुअल फंड्स के पास 6.14% है। अदर्स की बात करें तो अदर्स के पास भी 14.34% है। इसकी इंडस्ट्री आपको पता ही है, कम्युनिटी केमिकल्स की है। और बात करें अब फाइनेंशियल ईयर की, तो शुरुआत करते हैं ROE से। तो देखिए, FY21 में इसकी जो ROE थी वो बढ़ी थी, नहीं बढ़ी नहीं है, घटी है, 96% घटी है FY21 में। और FY22 की बात करूँ तो 284% बढ़ी है। FY23 की बात करूँ 70.6% इसकी ROE है, वो बढ़ी है। अब वो हो गई ROE, अब बात करेंगे ROA। तो ROA का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। FY21 में ये 96.4% घटी है। और 22 की बात करूँ 312% बढ़ी है। 23 की बात करूँ तो 77.9% इसकी जो ROA है वो बढ़ा है। और EPS की बात करूँ तो FY21 में ये भी 96.3% इसका जो EPS है वो घटा था। और उसकी बात करूँ 22 में तो 390.8% इसका EPS बढ़ा है। और वही बात करें 23 की तो 84.2% इसका EPS बढ़ा है। और BBPS की बात करूँ तो FY21 में 10.8% बढ़ा था, FY22 में 26.6% बढ़ा है, और FY23 की बात करूँ 7.7% बढ़ा है। और वहीं ले लें EV टू सेल्स, तो EV टू सेल्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। FY21 में 151% बढ़ा है, FY22 में 151% बढ़ी है, और FY22 में 4.7% बढ़ी है EV टू सेल्स। FY23 में यानी कि जो ये -25%, तो थोड़ा बहुत नंबर्स में डिफरेंस आ जाता है। और वही अगर कोई जॉब कर रहा हो तो उसकी जॉब की सैलरी में कोई डिफरेंस आता नहीं है कि महीने में इतना मिलना तो भाई इतना ही मिलेगा। ये कंपनियां कुछ अप एंड डाउन करती हैं, क्योंकि ये बिजनेस है, इसमें होता है ये सब। ठीक है, तो बात करेंगे डेप्थ एंड इक्विटी कितना, तो डेप्थ बढ़ा था इसके पास 21 में, घटा था इसका FY21 में 9.5% इसका डेप्थ घटा है। FY22 में 2.6% घटा है। FY23 में 16.2% इसका जो डेप्थ है वो घटा है। और वही बात करेंगे करंट रेशियो क्या है, FY21 में था इसका 1.49 का, FY22 में था 1.23 का, और FY23 में था 1.66 का। यानी कि ओवरऑल करंट रेशियो भी एक साल बढ़ा नहीं। FY21 में जो था 149 का, तो मैंने बता दिया, मतलब कि नॉर्मल है। और वही बात करें नेट इनकम की, तो FY21 में जो इसकी नेट इनकम घटी थी वो 96% घटी थी नेट इनकम FY21 में। FY22 की बात करूँ 390% इसकी नेट इनकम बढ़ी है। FY23 में 84.2% इसकी नेट इनकम बढ़ी है। अब बात करेंगे रेवेन्यू की भी, तो रेवेन्यू का भी ऐसा है, FY21 में 1.5% घटा है, FY22 में 23.8% बढ़ा है, FY23 में 33% इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। अब बात कर लें ऑपरेटिंग इनकम की, तो FY21 में 23% घटी है, FY22 में 53% इसकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो बढ़ी है। और वहीं बात कर लें, नहीं मैंने शायद आपको 22 का बताया, FY22 में 53% बढ़ी है, FY23 में 65% इसकी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो बढ़ी है। अब बात करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट्स की, तो उसके पास FY21 में जो एसेट्स थे उसकी जो वैल्यू थी 28,340 करोड़ की इसके पास एसेट्स थे, और लायबिलिटीज़ थी 13,190 करोड़ की। अब FY22 की बात करें तो 33,840 करोड़ के इसके पास एसेट्स थे, और लायबिलिटीज़ थी 14,690 करोड़ की। अब बात करें FY23 की, तो 35,008 करोड़ की इसके पास एसेट्स थे, और लायबिलिटीज़ थी 14,440 करोड़ की।
और वही बात करेंगे कैश फ्लो की, क्योंकि कैश फ्लो भूल नहीं सकते हैं। तो कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो इसको जो घटा है वो 254 करोड़ का, इसका जो नेट कैश फ्लो है वो घटा है, ठीक है, बढ़ा नहीं है, घटा है। 254 करोड़ का नेट कैश फ्लो घटा है। और कंपनी में कुछ नंबर्स नेगेटिव हैं, कुछ नंबर्स पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप इसको एक उसके हिसाब से देखें, नंबर के हिसाब से, यानी कितने नंबर देना चाहोगे, तो मैं इसको 10 में से 6 नंबर दूंगा, यानी कि 100 में से 60% ठीक ठाक, और जो कि अच्छी बात है। 60% अच्छी बात है, और नंबर्स भी अच्छे हैं काफ़ी। और बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं, जो कि आपको शायद लेनी भी चाहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप किसी भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उस स्टॉक का नाम बता दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको ऊपर एक डिटेल में एक वीडियो बनाकर आपको दूँ, जिससे कि मेरी नॉलेज और आपकी नॉलेज दोनों की नॉलेज गेन होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए थे तो, और बाकी आपकी मर्ज़ी है।